गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सोलर फिजिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वेव इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इसके लिए हम जो है मैक्सवेल इक्वेशन का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे। पहला जो इक्वेशन है वो है डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट में E होगा विच इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, ये एप्सिलॉन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि मैंने किसी मीडियम के लिए फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू 0, कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस dB by dt एंड कर्ल ऑफ B इज इक्वल्स टू म्यू J प्लस म्यू एप्सिलॉन dE by dt, जहां पर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, रो जो है वो चार्ज डेंसिटी है एंड J इज नोन एज करंट डेंसिटी, म्यू जो है वो परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम क्या करेंगे ना, वेव इक्वेशन को मैं चाहूं तो इससे भी ड्राइव कर सकता हूं, बट यहां पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ जाते हैं। उन एक्स्ट्रा टर्म को हम इग्नोर करने के लिए फिलहाल हम इसे जो है वेव इक्वेशन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ड्राइव करेंगे, जहां पर मैं लेने वाला हूं फॉर सोर्स फ्री मीडियम। इन इक्वेशन को मैं चेंज करूंगा। सोर्स फ्री मीडियम का मतलब होता है वैसा मीडियम जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी सोर्स नहीं हो, यानी कि मैं कहूं तो फ्री स्पेस या और कहूं तो वैक्यूम की बात कर रहा हूं मैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम पे जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी वैक्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ना हो। जहां कुछ नहीं है तो वहां करंट कैसे हो सकता है? तो यहाँ इसलिए करंट डेंसिटी जो है वो 0 होगा, चार्ज डेंसिटी वो 0 होगा, म्यू जो है यानी कि परमिएबिलिटी वो इक्वल होगा म्यू का एंड एप्सिलॉन जो है वो चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पर। चलिए आगे देखते हैं। फॉर द सोर्स फ्री मीडियम मुझे इस इक्वेशंस को लिखना है। 4 इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, ये कंडीशंस अप्लाई होंगे। तो देखते हैं। पहला नंबर, डाइवर्जेंस ऑफ E जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा फॉर द सोर्स फ्री मीडियम, क्योंकि रो 0 हो गया है। इसे मैं इक्वेशन 1 देता हूं। दूसरा इक्वेशन वो एज इट इज रहेगा, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल्स टू 0। इसे दूसरा इक्वेशन नाम मैं फिर से दे देता हूं। तीसरा इक्वेशन क्या है, कर्ल ऑफ E जो है माइनस dB by dt एंड फोर्थ इक्वेशन जो है हमारा वो है कर्ल ऑफ B, वो चेंज हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, J 0 हो गया है, ठीक है। जब J 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये टर्म। और मैंने यहाँ पर म्यू को क्या चीज, म्यू किस में चेंज होगा, म्यू चेंज होगा म्यू चेंज होगा म्यू नॉट पर एंड एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट पर। यहाँ पर हमें मिलेगा dE by dt। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन को जो है ना मैंने सोर्स फ्री मीडियम के लिए लिख लिया। अब इन 4 इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं निकालने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन को निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन का सहायता लूंगा। तो फ्रॉम 3 हमें क्या पता है, हमें पता है कर्ल ऑफ E जो है वो इक्वल है माइनस dB by dt का। यहां पर देखिए, मुझे वेव इक्वेशन को जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे लाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे लाने के लिए मुझे इस B को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि खत्म करना पड़ेगा। इस B को खत्म करने के लिए क्या उपाय है, हम यहां पर जो है ना इस वाले का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखिए, कर्ल ऑफ B का वैल्यू मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड कर्ल ले लेता हूं। तो टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, हमें क्या मिलेगा, देखिए कर्ल ऑफ E इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल ऑफ dB by dt। हमें ये क्वेश्चन मिला। मैंने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन 3 में जो है उसका कर्ल ले लिया। कर्ल लेने का मतलब क्या है, डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में उसे लिखना। यहां पर एक फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं, वो फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं। क्या है कि अगर कर्ल ऑफ अ वेक्टर अगर आपको दिया रहे, वो इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर, ठीक है।
ये एक फॉर्मूला है डाइवर्जेंस के, मतलब डेल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज से ये फॉर्मूला हमें मिलता है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा हमें क्या मिलता है। देखिएगा यहाँ पे भी देखिए कर्ल ऑफ ई है, वहां पे कर्ल ऑफ ए था, तो मैं क्या करता हूँ उन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके आंसर लिखता हूँ। बस क्या है, यहाँ पर ए था, ए वेक्टर था, यहाँ पर ई वेक्टर है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस, ध्यान दीजिएगा क्योंकि डेल ऑपरेटर का वैल्यू आप लोगों को शायद पता हो, मैं दिखाता हूं यहां पर, देखते हैं जैसा। डेल ऑपरेटर जो होता है ना, उसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप भी होगा, डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। अगर आप इस डेल ऑपरेटर को ध्यान से देखोगे तो ये पोजीशन डेरिवेटिव है, ठीक है, एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव है, यानी कि पोजीशन का डेरिवेटिव होता है। और यहां पर जो डेरिवेटिव है डेल बाय डेल टी, वो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन है, तो डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी, सॉरी डेल बाय डेल टी। अब बी के इस कर्ल को जो है मैं अंदर कर देता हूं, इसे लिखेंगे हम कर्ल ऑफ, वेक्टर साइन छूट गया था, कर्ल ऑफ बी। हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, डेल ऑपरेटर को अंदर भेज दिया, ठीक है, तो ये कर्ल ऑफ बी हो गया, और डेल बाय डेल टी को मैंने बाहर ले लिया। बस हम इसे कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है। याद रखिएगा यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स होता, डेल बाय डेल वाई होता, डेल बाय डेल टी होता, तो हम ऐसा नहीं, सॉरी डेल बाय डेल जेड होता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर वो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स नहीं कहलाते। अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन वन इस वाले से डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो जीरो होता है, यानी कि इस डाइवर्जेंस ऑफ ई के बदले में क्या लिख सकता हूं, जीरो। तो यहां पर क्या होगा, ये टर्म जीरो हो गया तो ये खत्म हो गया, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म हो गया। हमें क्या मिला, माइनस डेल स्क्वायर ई बराबर माइनस, यहां पर देखिए डेल बाय डेल टी तो एज इट इज रह जाएगा, यहां पर कर्ल ऑफ बी का वैल्यू जो है मैं यहां से पुट करूंगा, कर्ल ऑफ बी का वैल्यू यहां से पुट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहां पर क्या है, कर्ल ऑफ बी को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, तो कर्ल ऑफ बी के बदले में क्या लिख दूंगा यहां पर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की, पहला इक्वेशन मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से, अब मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब हम करेंगे क्या, देखते हैं। इस डेल बाय डेल टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई बाय डी टी स्क्वायर। मुझे ये क्वेश्चन मिला, यहां से मैं माइनस माइनस को कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। मुझे एक इक्वेशन मिला, ये मैं इक्वेशन इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर ए, मैंने इसे इक्वेशन ए मान लिया। अब देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, मुझे इक्वेशन एक मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालता हूं इस इक्वेशन को। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 4 का कर्ल ले लेता हूं। यहां लिखते हैं हम एक लाइन, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4, सॉरी 4 को यहां मैंने रोमन में लिया हुआ है, तो इक्वेशन 4, ठीक है, मैंने कर्ल ऑफ टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, कर्ल लेना है पहली बात, तो कर्ल ऑफ बी ये मिला, मैंने इसका कर्ल लिया इस टर्म का, अब मुझे इसका भी कर्ल लेना है। याद रखिएगा फिर से मैं बता रहा हूं, डेल बाय डेल टी जो है इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है डाइवर्जेंस से, सॉरी डेल ऑपरेटर से, तो हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। इधर मैं क्या करूंगा, कर्ल ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, ठीक है,
यही था। अब तो देखते हैं ऐसे कुछ इस्तेमाल करते हैं, सेम प्रॉपर्टी में यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ इसका। ठीक है, क्या मुझे मिलेगा, देखते हैं। मुझे मिलेगा कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, यहाँ पर बी है तो डाइवर्जेंस ऑफ बी मिल जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर वी, सॉरी बी। ठीक है, मुझे ये वैल्यू मिला, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन तो बहुत कांस्टेंट है तो उससे कोई मतलब है नहीं हमें, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन को मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पर कर्ल ऑफ दिस टर्म, तो मैं इसे क्या करता हूँ, डेल बाय डेल टी को बाहर कर लेता हूँ, अब मुझे कर्ल को अंदर कर देता हूँ, मुझे मिलेगा क्या, कर्ल ऑफ ई। याद रखिएगा, हम डेल, फिर से मैं बता रहा हूँ, डेल ऑपरेटर को मैं डेल बाय डेल टी से इंटरचेंज कर सकता हूँ। इसका कारण बस इतना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेटर हैं। आगे बढ़ते हैं, ये टर्म देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू द 0। ठीक है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी। देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ल ऑफ ई, और कर्ल ऑफ ई का फॉर्मूला हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 3। कर्ल ऑफ ई क्या होता है, माइनस डीबी बाय डी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा इसके बदले, माइनस डीबी बाय डी टी, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, या इसे अगर मैं और से सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखिए माइनस को मैं आगे लिख देता हूं, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये भी डेल बाय डेल टी, ये भी डेल बाय डेल टी, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बी, तो d2 b बाय dt स्क्वायर। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इस इक्वेशन को मैं एक तरफ ले आऊं सबको, तो क्या मिलेगा मुझे, डेल स्क्वायर b बराबर, सॉरी डेल स्क्वायर b माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2b बाय डेल t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन वी गेट। और ये क्या है, ये है ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें एक इक्वेशन मिला। अब जैसे इसे हम कुछ कंपेयर करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। पहले मैं उसे उसके लिए इरेज कर लेता हूं कुछ। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। इक्वेशंस A and B are equivalent to the known wave equation. वेव इक्वेशन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम एक वेव इक्वेशन के बारे में पहले जानते हैं। वो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, वो था डेल स्क्वायर साई माइनस 1 बाय बी स्क्वायर d2 साई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक वेव इक्वेशन था जहां पर साई जो है वो वेव फंक्शन है। फिलहाल के लिए मैं इसे साई नहीं लिख करके वाई ही लिख देता हूं, ताकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये एक वेव इक्वेशन हमें मिला, ठीक है। ध्यान से देखिए, कैसे मैं इक्वेशन सी मान लेता हूं, तो ध्यान से अगर देखोगे ना, तो अब यहाँ पर y के बदले क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस वाले इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई चेंज नहीं है। दूसरा, यहाँ भी y के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर y के बदले b है। और चेंज क्या है, ये 1 बाय v स्क्वायर के बदले यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान देने की बात तो ये है कि यहाँ पर भी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर भी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 बाय v स्क्वायर जो है वो इक्वल है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, ऐसा हम कह सकते हैं। इस केस में जो ये जो नॉन वेव इक्वेशन है उसमें v जो है वो वेलोसिटी था। वेलोसिटी किसका, उस वेव का वेलोसिटी। यहाँ पर हम किस वेव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर e की बात कर रहे हैं। कंपेयर करने पे हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। या यहां से मैं देखो, मैं v स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या v बराबर 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हमें ये वैल्यू मिला। अगर आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट करते हो, ठीक है, जो कि परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का, तो वहां पे आपको एक वैल्यू मिलेगा इस v का। वो क्या मिलता है देखते हैं। वो v जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है,
वो जो लगभग उसका जो वैल्यू होगा v का वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। और आपको पता है कि जो हमारा इस लाइट होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका वेलोसिटी भी कुछ इतना ही होता है। ठीक है, ध्यान देने की बात है ये सब चीजें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के केस में वेलोसिटी यही निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्री स्पेस में। अब अगर ध्यान दो, अब मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन को मैंने स्टार्टिंग में ही मान के चला था मैंने कि हम सोर्स फ्री मीडियम की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सोर्स फ्री ना लेता और कोई मीडियम ले लेता, उस केस में मुझे जो ये वैल्यू v का मिला है या यहाँ पर जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, मैं अगर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की, करंट कंडक्टिंग मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उस केस में मुझे मिलता म्यू और एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होता भी वो निकलता रूट अंडर 1/√अंडर म्यू एप्सिलॉन। हमें ये वैल्यू मिलने वाला था जहां पर म्यू क्या होता है, म्यू होता है म्यू नॉट एंड म्यू आर, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बदले वापस से वेलोसिटी ऑफ लाइट c व्हिच डिवाइडेड बाय म्यू आर और एप्सिलॉन आर। ये जो दो टर्म है म्यू आर और एप्सिलॉन आर वो कांस्टेंट होते हैं, जिसे मैं कहता हूँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हर डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग होगा। अगर ग्लास के लिए बात करें तो उसके लिए एक अलग वैल्यू होगा, अगर डायमंड के लिए बात करेंगे तो उसके लिए एक अलग वैल्यू होगा, एयर के लिए अलग वैल्यू होगा। जैसे ही आप इसे पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ द मीडियम मिल जाएगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है वो किसी मीडियम के अंदर क्या होता है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।